इतनी ह्यूज मात्रा में बरामद हुआ था वहाँ फरीदाबाद में। और इसमें इस ब्लास्ट में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लोसिव होने की वजह से ही इतना बड़ा धमाका ऐसा हुआ कि इतना बात और इंजर्ड होने की बात जब सामने आई है तो इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा साजिश का हिस्सा था। और ये साजिश डेफिनेटली जो की जा रही है वो सिंदूर ऑपरेशन जी। के बाद कुल मिलाया हुआ पाकिस्तान वो अपने मंसूबों में जी। के लिए ये खास तौर से जाना जाता है किस प्रकार से हमारे देश में अशांति फैलाने के पर्पज से हमारे लोगों का इस्तेमाल करता है। तो इसमें भी जी। एक बड़ी सीरियस बात इसमें ये आ रही है कि ये जो डायरेक्शंस भले ही पाकिस्तान से चल रही हैं लेकिन हमारे देश के लोग चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों चाहे वो कहीं और जी। के हैं जो कि इस काम में करने में उनकी मदद करते हैं। ये सबसे बड़ी सीरियस बात है। बाहर का जो दुश्मन है उसको तो हम देख लेंगे लेकिन जो हमारे अंदर के जो दुश्मन अगर कोई बैठे हुए हैं जो उनकी बाहर के दुश्मनों की मदद करते हैं ये सबसे बड़ा सीरियस मैं समझता हूँ इशू है। इसको टैकल करना चाहिए। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी इस काम में लगे हुए हैं जी। और अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है और अभी थोड़ा बहुत और इंतजार के बाद पूरा क्लियर क्लियर पिक्चर इसमें हो जाएगी। जी। राव साहब, लेकिन दूसरी ओर क्या इस हमले को एक आतंकी हमला माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से केस दर्ज किया गया है यूएपीए की धारा 16 और धारा 18 के तहत केस दर्ज किया गया और ये दोनों ही धाराएं कहती हैं कि मौत होने पर आरोपी को उम्र कैद या जुर्माना हो, या फिर दूसरी ओर धारा 18 ये कहती है कि किसी आतंकवादी काम की प्लानिंग या उसे करना या उसमें मदद करना शामिल है। सर मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली कार धमाके से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कार ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब तक कार धमाके में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दिल्ली धमाके में कुल 25 लोग घायल हुए हैं और 12 लोगों की जान जा चुकी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और पुष्टि हुई है यहाँ पर 12 लोगों की मौत की। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। तो कार ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, 12 लोगों की मौत हुई है। एक बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके में 12 लोगों की जान चली गई है, 12 मौत की पुष्टि अभी हुई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है, 12 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। कार ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है और अब तक कार धमाके में 12 लोगों की जान गई है, 25 लोग घायल हुए हैं। लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। दिल्ली तुम्हारे साथ दिल्ली के पूर्व डीसीपी एल.एन. राव साहब लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। सर, जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल पहले भी किया था कि क्या इस घटना को आतंकी घटना माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से यूएपीए के तहत जो है केस दर्ज किया गया है और यूएपीए की धारा 16 और 18 का इस्तेमाल किया गया, जो धाराएं कहती हैं कि किसी आतंकवादी काम की प्लानिंग या किसी आतंकवादी काम को अंजाम देना या उसमें शामिल होना, उसके तहत यूएपीए की धारा 18-16 का इस्तेमाल किया जाता है। जी देखिए बिल्कुल ये जो धारा है यूएपी एक्ट का मैं पूरा बता दूं, जी। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है जो 2006 में इसको लागू किया गया था। पहले टाडा था, फिर पोटा था, फिर ये यूएपी एक्ट को कन्वर्ट किया गया था। ये जो एक्ट है टोटली उग्रवादी घटनाओं से रिलेटेड जो क्राइम होता है उसी की धाराएं लगी होती है। जो धाराएं आपने 16 और 18 का जिक्र किया है वो यही है कि कोई आदमी ऐसा आतंकवादी जो एक्ट करता है जिससे मौत हो जाती है तो उसमें सजा भी सजाए मौत है। और कोई इसको प्लानिंग करता है यानी सपोर्ट करता है वो भी इसमें जी। अपराधी है। कोई यूएपी एक्ट में कि अनलॉफुल एक्टिविटीज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर है तो भी वो जी। अपराध जी। है सेक्शन 10 और 13 में। और इसके लिए कोई आदमी किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है तो वो भी अपराधी है। कोई इसको शेल्टर देता है अपराधियों को वो भी अपराधी है। तो ये यूएपीए एक्ट है खासतौर से उग्रवादी घटनाओं के जो केसेज हैं उसकी के लिए लगाया जाता है। उसके साथ साथ इन्होंने एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट का भी इसमें धाराएं लगाई हैं 3 और 5। वो ये होती है कि एक्सप्लोसिव जिस क्राइम के लिए यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव का पोजेसन और उसका यूज, तो ये एक्सप्लोसिव एक्ट की धाराएं हैं। इसके अलावा बीएनएस की धाराएं हैं 300 जो 302 पहले थी वो 103 हो गई है। वो धाराएं लगाई गई हैं अटेम्प्ट टू मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारी बीएनएस की। तो कुल मिलाकर ये जो इसमें धाराएं लगाई हैं उससे यही इंगित होता है कि ये दिल्ली पुलिस ने जी। इन्वेस्टिगेशन की है उग्रवादी घटना के होने के नतीजे के बाद ही ऐसे सेक्शंस लगते हैं। तो ये मान लिया गया है मैं समझता हूँ कि ये उग्रवादी घटना
है और उसकी इन्वेस्टिगेशन उग्रवादी की तरीके से ही स्पेशल सेल के ऑफिसर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये भी डायरेक्शन है कमिश्नर पुलिस की कि अगर कोई ऐसी घटना कहीं होती है तो सबसे पहले स्पेशल सेल के ऑफिसर जाकर उस केस की इनिशियली इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे और वही टेकअप करेंगे। लोकल पुलिस उनको सिर्फ मदद करेगी, इन्वेस्टिगेशन सारा काम स्पेशल सेल के ऑफिसर्स करेंगे। ये आज से करीब 15 साल पहले ऑर्डर आ गया था, किसी भी उग्रवादी घटना की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सेल के ऑफिसर्स करेंगे। अब प्रिवेंशन का काम भी स्पेशल सेल का है कि ऐसी उग्रवादी घटनाएं ना हो। प्रिवेंशन अगर किसी वजह से नहीं होती है तो वो डिटेक्शन का काम भी वही करेंगे। मुझे याद है 2012 में जब हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 पे ब्लास्ट हुआ था तो इमीडिएटली हम साथ थे, तो हमने उसको केस को टेकअप किया था इमीडिएटली वहीं से, और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उसने वर्कआउट किया था। बिल्कुल, मतलब सर ये माना जाए, समझा जाए कि जिस तरीके से यूएपीए की धारा 16-18 का इस्तेमाल किया गया केस दर्ज करने में, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों का मानना ही है कि आतंकी हमला हो सकता है। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। मनोहर, अगर इस बीच इस पूरे धमाके को लेकर बात करें तो जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़े हैं उसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है, क्या अपडेट्स आपके पास है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल कल केंद्रीय गृह मंत्री ने 8 मौत की बात कही थी, लेकिन अब ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑफिशियल इसकी जानकारी दी जाए, लेकिन खबर ये है कि 10 से 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आधिकारिक तौर पर जब तक पुष्टि नहीं होगी, जब तक आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आएगा तो उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ ही साथ लगातार एजेंसियाँ जो है सो इसकी जाँच में जुटी है। अभी कुछ देर पहले ही मैं बताऊं तो इसी रास्ते से, क्योंकि मैं अभी लाल किले पार्किंग के पास मौजूद हूं और इसी रास्ते से अभी एनएसजी कमांडो जो है सो अंदर की ओर गए हुए हैं और एक गाड़ी उनकी आई है, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके यहां से ले गई है। लगातार जांच चल रही है, लगातार सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। एफएसएल की जो जांच रिपोर्ट है उसकी प्राइमा फेसी रिपोर्ट भी आज देर शाम तक आ सकती है। और दूसरी बात मैं करूं तो ये सामने जो पार्किंग आप देख रहे हैं, इसी पार्किंग में करीब 3 घंटे तक डॉक्टर उमर जो है सो इंतजार करता रहा गाड़ी के अंदर। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पार्किंग आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है और सोमवार को आधिकारिक तौर पर बंद रहता है। और कल सोमवार था, तो ऐसे में डॉक्टर उमर को किसने सहयोग किया? क्या उसने किसी को अपने कब्जे में लिया? कब्जे में लेने का मतलब है किसी से सहयोग ली, संरक्षण दिया, या किसी ने मदद की? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। एनआईए के डायरेक्टर मौजूद, आईबी के डायरेक्टर मौजूद हैं, एनआईए के डीजी मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो हैं वो वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है इस हमले को। तो ऐसे में अब तक एजेंसियों को क्या क्या सुराग लगा है, किस तरह के कनेक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब आप देखिए कि डॉक्टर मुजम्मिल की बात को लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी आपको? ऐसी तो कोई बात ही नहीं, वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, शांत रहता था, बातें ज़्यादा नहीं करता था, ज़्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था। ये मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बट पिछले एक हफ्ते में आपने कहा 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, उससे पहले कोई बातचीत? 1 हफ्ता नहीं, 3 दिन पहले हमसे 3 दिन पहले आपकी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? बस इतना ही कहा था कैसे हो मामा। जी बिल्कुल, मैं पुलवामा में इस समय तो लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी लगातार हलचल इस वक्त मची हुई है, क्योंकि जो जांच की आंच है वो जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रही है। लगातार जो है जम्मू कश्मीर से तार जो है वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं इस पूरी घटना के। अगर फरीदाबाद को लेकर बात करें, फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट 2900 किलो बरामद हुआ और वहां पर जो डॉक्टर था जिसने अमोनियम नाइट्रेट जमा कर रखा था वो भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला। और हमारे सहयोगी मनोहर केसरी लगातार हमारे साथ बने हैं। मनोहर, जिस तरीके से लगातार इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आप पहुंचा रहे थे, दूसरी ओर अगर मनोहर यहां पर जांच पड़ताल को लेकर बात करें, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो ये पूरी घटना है वो पूरी घटना जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जो उमर इसके अंदर शामिल था, जो इस कार में सवार था जिसमें धमाका हुआ, उसको लेकर भी अपडेट ये सामने आई फिलहाल कि जैसे उसके 2 भाई और मां को हिरासत में लिया गया है, तो अब डीएनए सैंपलिंग जो है वो करवाई जाएगी।
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि डॉक्टर उमर उस गाड़ी में सवार था जो I-20 S-20 HR-26 है, और यहाँ से वो करीब 4 मिनट में लाल किले तक पहुँच गया जहाँ पर ब्लास्ट हुआ, जो मेट्रो का गेट नंबर 1 है। और अभी कुछ देर पहले ही खबर ये भी मिली है कि पुलिस ने जो जैन मंदिर है, क्योंकि गौरी शंकर मंदिर और जैन मंदिर लाल किले के सामने, वहाँ पर जैन मंदिर के अंदर कई बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, उसको उन्होंने सैंपल के तौर पर ले गया है, उन्हें इकट्ठा करके उसकी जांच की जाएगी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसका कनेक्शन जो है पुलवामा से है। क्या डॉक्टर उमर की अगर मैं बात करूं तो उमर जो है सो पुलवामा से है। डॉक्टर मुजम्मिल जो फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ, जो विस्फोटक लेकर के आया था, वो पुलवामा से है। डॉक्टर आदिल, मतलब पूरा कनेक्शन पुलवामा से जुड़ता जा रहा है। आखिरकार इसके मास्टरमाइंड कौन है, इसके आका कौन है, कहाँ से इसको निर्देश दिए जा रहे थे, किसके कॉल का वो वेट कर रहा था कि हमारे पीछे जो पार्किंग लाल किले की है, जहां पर वो 3 घंटे तक इंतजार किया, और उसके बाद 6:48 में यहां से गाड़ी लेकर के रवाना होता है डॉक्टर उमर, और 4 मिनट में लाल किले के सामने पहुंच करके वहां पर जो है सो इस घटना को अंजाम देता है। तो एजेंसियां सारी कड़ियों को जोड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस जगह जगह CCTV खंगाल रही है। देर रात तक पहाड़गंज की बात करूं या दरियागंज की बात करूं, उन इलाकों के होटलों में जाकर के रजिस्टर को चेक किया है कि कहीं और कोई तो नहीं रुका हुआ है, और कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। तो लगातार सिर्फ इन्हीं इलाकों में नहीं, दिल्ली का जो बॉर्डर इलाका है, कि कैसे डॉक्टर उमर जो है सो इस गाड़ी को लेकर के किस रूट से यहां तक पहुंचा, इसकी भी जांच चल रही है। साथ ही साथ इसका लिंक फरीदाबाद से है। ये गाड़ी लेकर के फरीदाबाद में भी सितंबर में मौजूद था, पार्किंग को लेकर के झगड़ा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि पार्किंग फरीदाबाद में जो RDX मिला, जो अमोनियम नाइट्रेट मिला, जो विस्फोटक मिले, उसमें और वहाँ के लोगों में किस तरह से कनेक्शन पुलवामा से है, क्योंकि अगर डॉक्टर बिल्कुल मनोहर, तार लगातार जुड़ते नजर आ रहे हैं आपस में, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद का आपने जिक्र किया, एक चीज और ऐड कर दूं मैं ये भी, कि ये भी जानकारी सामने आई कि जहां से सेकंड हैंड कार ये I-20 खरीदी गई थी, वो एजेंसी कहें या सेकंड हैंड कार डीलर कहें, वो भी फरीदाबाद का ही है, चाबी पर जिस तरीके से देखने को मिला। एलन राव साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सर, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से जांच को लेकर बात करें सर, ये जांच जो है वो कई राज्यों में फैलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें, क्योंकि वहीं से इसकी शुरुआत हुई, सहारनपुर से जो डॉक्टर गिरफ्तार किया गया था, 2900 किलो फिर अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। इसके बाद दिल्ली, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सर, ऐसे केसों में किस तरीके से समन्वय जो है वो बनाया जाता है, आपसी सहयोग किस तरीके से बनाया जाता है, और जांच कैसे आगे बढ़ती है? देखिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज के केसेस की इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने पहले बताया, स्पेशल सेल करती है, या इंटरनेशनल अपने नेशनल लेवल पे अगर पूरे देश के कई राज्यों का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो NIA करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। उसका कार्य क्षेत्र पूरा देश है, और स्पेशल सेल का कार्य क्षेत्र पूरा दिल्ली है। और इसके साथ साथ अगर किसी हमें स्टेट की कहीं से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, मदद लेनी पड़ती है, तो हम तुरंत वहाँ के चीफ जो है, स्टेट के SP या SSP या DCP या वहाँ के DG, उनसे डायरेक्ट बात करके हम तुरंत उसमें कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं। मान लो यहाँ अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि जैसे सहारनपुर से कोई अरेस्ट हुआ था कल, तो बता रहे हैं डॉक्टर, तो ऐसी कोई खबर मिलती है कि एक आदमी ऐसी है, ये एड्रेस है उसका, तो हम यहाँ दिल्ली से जाएं। इससे बेटर ये है कि वहाँ खबर हम पास कर दें, और वो खबर पास करें तो वो उसको डिटेन करके उसको इंटरोगेशन करने के लिए हमें दे दें। ऐसे ही मान लो जम्मू एंड कश्मीर में कोई ऐसा सस्पेक्ट उग्रवादी हमें आइडेंटिफाई होता है इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो हम जम्मू कश्मीर के DGP को रिक्वेस्ट करेंगे, वो तुरंत वहाँ के पुलिस की, क्योंकि हर स्टेट में टेररिस्ट एक्टिविटीज को डील करने के लिए अलग अलग फोर्सेस बनी हुई हैं, जिसका नाम अलग अलग होता है। जैसे कहीं ATS है, एंटी टेररिस्ट सेल, जो महाराष्ट्र में है, हमारे यहाँ स्पेशल सेल है, जम्मू एंड कश्मीर में SOG है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, और इसी प्रकार से यूपी में अलग से, हर एक जगह टेररिस्ट को डील करने के लिए अलग यूनिट बनी हुई है, और उन यूनिट के जो चीफ होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, और तुरंत कहीं की भी कोई खबर होती है तो उसको पास ऑन करके तुरंत कार्रवाई होती है, ताकि ऐसा कोई सफर में या जो ट्रैवल में टाइम है वो बच जाता है, और तुरंत कार्रवाई होती है। क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज के केसेस बड़े सीरियस होते हैं, और इसमें कोई भी किसी प्रकार की देरी या कोई ऐसी किसी प्रकार से ऐसा डिले हो जाए, वो उससे उसका नुकसान हो सकता है, इसलिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए हम रिक्वेस्ट की जाती है वहाँ पर।
बिल्कुल बिल्कुल राज साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया और इसी तरीके से कार्रवाई पूरी आगे बढ़ती है। मनोहर, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर कार्रवाई को लेकर बात करें, जो कार्रवाई अभी लगातार जारी है यहाँ पर, इस बीच जिस तरीके से लगातार ये जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही है, मनोहर इस बीच जिस तरीके से अपडेट्स मैं आपसे लूंगा, लेकिन कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं किस तरीके से ब्लास्ट के बाद मौके पर अफरा तफरी जो है वो देखने को मिली। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दुकानदार जो हैं वो किस तरीके से जल्दी जल्दी अपनी दुकानों को बंद करते नजर आ रहे हैं और बाजार में जो लोग मौजूद हैं वो वहां से भागते नजर आ रहे हैं। लोग दहशत में आ गए थे क्योंकि एक के बाद एक कई धमाके सुनने को मिले थे, क्योंकि कई गाड़ियां जो है चपेट में आ गई थी और एक धमाका हुआ तो उसके बाद जब कई गाड़ियां चपेट में आई, जिसमें कहा गया कि एक ऑटो, 2 ई रिक्शा और कई जो वाहन है वो चपेट में आए, तो कई धमाके हुए। इसके बाद लोग डरे सहमे नजर आए। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, लोग किस तरीके से अपनी जान बचाकर मौके से भाग रहे हैं, दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं। ये स्थितियां धमाके के बाद की हैं, धमाके के तुरंत बाद की ये तस्वीरें हैं। सीसीटीवी फुटेज ये निकलकर सामने आया किस तरीके से धमाके के बाद लोग भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आए। देखिए आप किस तरीके से, पहले लोग एकदम सामान्य थे, लेकिन जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद की क्या तस्वीर है, उसके बाद किस तरीके से लोग भागते नजर आए। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि जो धमाके की आवाज थी वो करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। तो इस बात से आप ये अंदेशा लगा सकते हैं कि कितना जोरदार ये धमाका था और कितना तेज ये धमाका रहा होगा। और फिलहाल जानकारी ये भी सामने आई कि अमोनियम नाइट्राइड प्लस एक्सप्लोजिव ऑयल का इस्तेमाल किया गया इस धमाके के लिए कार में, और उसी एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जानकारों का यहां पर यह भी कहना है कि धमाके में आरडीएक्स बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि जब भी आरडीएक्स या बारूद का इस्तेमाल किया जाता है तो जो डेड बॉडीज होती हैं वो नीली पड़ जाती हैं, हल्की काली पड़ जाती हैं, घायलों के शरीर पर छर्रे के जो है निशान होते हैं और पार्टिकल्स जो हैं वो उनके शरीर पर होते हैं। लेकिन इस तरीके से कोई भी चीज घायलों के शरीर पर या मृतकों के शरीर पर नहीं पाई गई है। और दूसरी ओर अभी यही कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्राइड का इस्तेमाल इस धमाके के लिए किया गया है। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरीके से लगातार ये जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, उस पर लगातार इंडिया न्यूज की निगाहें बनी हुई हैं। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।